नमस्कार दोस्तों, मैं मंदोल आप सभी का स्वागत करता हूँ SDR टीचिंग के मेरे इस चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऑडियो क्लिप जिसमें विजुअल सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है और ये आपको अवेलेबल यूट्यूब पे है। तो आप इसे या तो ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और यह वीडियो मैंने इसलिए प्रेजेंट की है, इसमें किसी प्रकार की विस्तृत व्याख्या करके चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि छोटे छोटे फैक्ट के रूप में इसे मैंने प्रस्तुत किया है। और इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि कई बार हम जब बुक्स का अध्ययन करते हैं या किताबों को पढ़ते हैं तो कई सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमारे नज़र से दूर हो जाते हैं या हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो ऐसे ही फैक्टों को मैंने आपके लिए विशेष करके निकाल करके प्रस्तुत किया है। तो आप इन फैक्ट को देखें, ध्यान से सुने और फैक्ट आपको कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट करें। और इन फैक्ट में ख़ास बात यह है कि ये UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा DSSB के एग्ज़ाम में भी आपके काम आ जाएंगे, UP TGT PGT एग्ज़ाम में भी ये काम आ सकते हैं, लेकिन इतना डीपली पूछा नहीं जाता। पर फिर भी अगर आप इसे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये विस्तार से नहीं है, बल्कि इन्हें मैंने फैक्चुअल रूप में प्रेजेंट किया है। तो आप इन्हें सिर्फ ऑडियो के रूप में सुनना है इसे। तो 2 से 3 बार आप अगर इसे वीडियो को सुन लोगे सिर्फ, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ का। तो आप इसे देखें। तो शुरू करते हैं। फ्रांस की गुफा की खोज का क्रम। तो खोज की गुफा का क्रम अगर बात करें तो कुछ गुफाएं हैं, जैसे डोडाटा की लामाउथ, फिर पेयर नौ पेयर इलिजिस। तो इसमें सबसे पहले डोडाटा की लामाउथ गुफा खोजी गई थी, फिर नो पेयर गुफा खोजी गई थी और फिर लेजिस। तो इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो क्रमवार जमाने के लिए। डोडाटा की डो, पेयर की पे और लेजिस की ले, डोप्ले से आप इसका क्रमवार देख सकते हो, याद कर सकते हो। अब इसके अलावा प्रमुख खोजकर्ता कौन कौन थे, तो डोडाटा की लामाउथ गुफा है, उसे उसकी खोज रेवियन ने की थी और पेयर नॉन पेयर की खोज FW ने की थी और लेजिस की खोज कैपिटन पिरानी व ब्रुइल ने की थी। तो ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन होते हैं जो कई बार नेट में देखने को मिलते हैं और कई कॉलेज लेक्चर कई एग्जाम में से टफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कलाविद ज्योति स्वरूप जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उनका कहना था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ वाक्य ज्योति स्वरूप जी द्वारा कहा गया था। इनकी प्रमुख पेंटिंगों के बारे में बात करें तो एक इनर जंगल और दूसरी है शिव शक्ति श्रृंखला। तो इसे आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान के म्यूरल मास्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, म्यूरल मास्टर ऑफ राजस्थान। ग्लेस सिरेमिक पर डिजाइन करने में ये पारंगत कलाकार थे। अब बात करते हैं जगत माता का, जो जगत मंदिर है, अंबिका माता का मंदिर। तो उदयपुर में ये स्थित है। इसे मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, 2 खजुराहो राजस्थान में है, एक तो है मेवाड़ का खजुराहो, दूसरा है राजस्थान का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो जो है वो है किराड़ू का टेम्पल, और मेवाड़ का खजुराहो कहे तो वो है अंबिका माता का ये जो मंदिर है, इसे कहते हैं। इसको मणिमाला का मोती या जगत का अंबिका मंदिर भी कहते हैं। तो इस जगत का अंबिका माता का मंदिर भी ये कहलाता है, मणिमाला का मोती। अष्टमात्रक प्रतिमाएं इस मंदिर में पाई गई। मेवाड़ के प्राचीन शिल्प उत्कृष्ट का नमूना है, यानी प्राचीन शिल्प उत्कृष्ट का नमूना अगर पूछे मेवाड़ की तो कौन सी है, तो वो जगत का अंबिका माता का मंदिर है। इसके बाद बात करते हैं सदानंद जी बाकरे की मूर्ति जो है उसमें एप्स्टाइन शैली में देखने को मिलती है। हस्तशिल्प संघ का निर्माण किसने किया था, तो कैसियस पणिकर ने हस्तशिल्प संघ का निर्माण किया था। बेंद्रे को ललित की उपाधि कहाँ से मिली थी, तो बेंद्रे को ललित की उपाधि खेरागढ़ से मिली थी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से, स्पेन का संधिकालीन चित्रकार कौन था, तो स्पेन का संधिकालीन चित्रकार फ्रांसिस्को गोया था। और फ्रांको कैंटाब्रियन की जो गुफाएं हैं उनका जो आरंभ है वो अंतिम हिमयुग से माना जाता है। रिलीफ मॉडलिंग के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो ये मध्य सोल्ट्रेन युग व मेडिग्लियन युग के आरंभ में मिले थे। तो इसी प्रकार के कुछ डीप क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिलेंगे। तो आप इसे एक बार ध्यान से सुने, 1 या 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये सारे फैक्ट दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। रिलीफ मॉडलिंग के प्रमाण मिले हैं सोल्ट्रेन युग व
जो युग का आरंभ था वहाँ से। फोन द गोम लास्को से सीपिया रंग के चित्र मिले हैं और दुरंगा उत्पत्ति यही से मानी जाती है। दो रंगों की जो उत्पत्ति है, दुरंगा जिसे हम कहते हैं, इसकी उत्पत्ति फोन द गोम से मानी जाती है। पेरिगोड पत्थर का दीपक जिस पर जंगली बकरा बना है, ये पेरिगोड से प्राप्त हुआ है। फ्रांसिस प्रथम ने विंची को अपने दरबार में स्थान दिया था। पोम्पई उत्खनन में पोम्पई का उत्खनन हुआ था, उसमें लेख किसने लिखे थे? तो विंकलमान ने पोम्पई उत्खनन पे लेख लिखे थे। पाताल लोक का दैत्य चित्र किसने बनाया? तो पाताल लोक का दैत्य जो चित्र है वो नाल्डे द्वारा बनाया गया था, और नोल्डे द्वारा बनाया गया था, जो क्ले में बना था। तारों भरे विश्वमंडल में उड़ने वाली तितली, ये भी क्ले से निर्मित किया गया था और नोल्डे का चित्र था। जर्मन राष्ट्रीय कला का प्रेरणा माना जाता है नोल्डे को, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं चित्रसूत्र के अध्याय के बारे में। तो अध्याय 2 से लेकर के 17वें अध्याय में संगीत का वर्णन मिलता है। वहीं पे 35 से लेकर के, यानी अध्याय 35 से अध्याय 43 तक जो चित्रसूत्र में है वो चित्रकला को लेकर के 9 अध्याय है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। अच्छा, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद स्टेला क्रमरिस ने किया था, और दूसरी बार इसका अनुवाद स्वामी आनंद कुमार स्वामी ने किया था, और तीसरी बार इसका अनुवाद प्रियबाला साहा ने किया था। तो इस क्रम को भी आप याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है डीपली क्वेश्चंस में। अब कई बार हम फॉर्म शब्द का यूज़ करते हैं, तो फॉर्म शब्द की फुल फॉर्म क्या है? तो एफ से होता है फर्स्ट, ओ से होता है ऑर्गेनिक, आर से होता है रिवलेशन, और एम से होता है मैटर। तो ये है फॉर्म की फुल फॉर्म। साधारणीकरण, भट्ट नायक को साधारणीकरण नाम से इन्होंने परिभाषा दी थी अपनी। 1966 से लेकर 1968 तक की जो कला का समय है, इसे हिंसात्मक कला के नाम से जाना जाता है। ये न्यूयॉर्क और लंदन में प्रदर्शित हुई थी। पुरुषाकृति व नारी आकृति में अंतर पैदा करने वाला सबसे पहला कलाकार यूमीराज था। यूमीराज पुरुषाकृति व नारी आकृति में अंतर पैदा करने वाला कलाकार था। सीमोन चित्रकला का आविष्कर्ता माना जाता है। एथेंस में प्रश्न होता है कई बार कि एथेंस चित्रकला का आविष्कर्ता किसे माना जाता है, तो ये इसका आंसर होगा सीमोन। काली पृष्ठभूमि पर लाल आकृति के प्रारंभिक कलाकार कौन थे? तो प्रारंभिक कलाकार थे इसके एनकेदिक व सियान। स्थिति लागू का प्रयोग परिप्रेक्ष्य प्रयोग को राह दी। तो स्थिति लागू का प्रयोग किसने किया? तो वो किमोन था। एक्सियस एक स्थापत्य कलाकार था या मूर्ति कला भी करता था, तो इसने एटिक पात्र निर्माता के नाम से इसे जाना जाता है। एटिक पात्र निर्माता के नाम से एक्सियस को जाना जाता है। गोथिक शैली के बारे में कुछ फैक्ट है। तो गोथिक शैली का जो आरंभ हुआ था वो 12वीं सदी में हुआ था, और इसे नुकीले मेहराब की कला भी कहा जाता है। तो आरंभ इसका फ्रांस में हुआ था 12वीं सदी में, लेकिन इसको जो इंटरनेशनल फेम या पहचान मिली थी वो 13वीं सदी में मिली थी। उसके बाद ये फ्लांडर्स में, फ्रांस में और इंग्लैंड में फेमस हो गई थी। तो इसे भवन निर्माण की कला भी कहा जाता है गोथिक शैली को। अच्छा, फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलाकार था जोतो, और सिएना का जो प्रसिद्ध कलाकार था वो दुच्चियो था। तो इस बात का ध्यान रखें। इटली कला का पिता किसे कहा जाता है? तो इटली कला का पिता सिमाबू को कहा जाता है, और सिमाबू के जो शिष्य थे वो जोतो थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जोतो का गुरु कौन था, तो जोतो का गुरु सिमाबू था। कैथेड्रल चर्च का प्रधान वास्तुशिल्पी जोतो को माना जाता है। कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये पिएट्रो देल फ्रांसिस्को को कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोनातेला के बारे में, जो कि एक मूर्तिकार थे, और दोनातेला के जो शिष्य थे वो वेरोचियो थे, और वेरोचियो के शिष्य विंची थे। तो कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि निम्न को क्रमवार जमाएं, तो इसमें आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए। कई बार आता है दोनातेलो, वेरोचियो, विंची, माइकल एंजेलो, तो इन्हें क्रमवार जमाना होता है। तो आप अगर इस श्रृंखला को याद कर ले तो शायद ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो दोनातेला जो कि एक मूर्तिकार थे वो गुरु थे वेरोचियो के, और वेरोचियो जो गुरु थे वो विंची के थे। इसी प्रकार से माइकल एंजेलो के जो गुरु थे वो गिरलेंदियो थे, और रेफेल का जो शिष्य था वो जूलियो रोमानो था। अब बात करते हैं हम कि किस कलाकार से किस वाद को प्रेरणा मिली, और ये तीनों ही कलाकार जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ ये तीनों ही उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। तो पहले है पॉल सेजान की कला से घनवाद को प्रेरणा मिली थी, क्योंकि उनमें कई जगह पे
घनवादी कला का प्रमाण मिलता है। इसी कारण इस कला ने आगे जाकर घनवाद को प्रेरणा दी। फिर बात करते हैं वैन गोग के बारे में। तो वैन गोग के जो रंग प्रवृत्ति उसे देख करके अभिव्यंजनावाद के कलाकारों ने प्रेरणा ली थी। तो अभिव्यंजनावाद को जो प्रेरणा मिली थी वो वैन गोग के चित्रों से मिली थी। और गोंगवा जो था, गोंगवा की कला ने प्रतीकवाद और फाववाद को पथ प्रदर्शन दिया, यानी प्रतीकवाद और फाववाद को प्रेरणा मिली गोंगवा से। बंगाल स्कूल के पश्चात विकास, जो ये प्रमुख चरण है इनके बारे में बता रहा हूँ। तो कौन सा चरण कब का है? तो बंगाल स्कूल के पश्चात जो विकास हुआ था इसे द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो चित्रकला का विकास हुआ था इसे विकास का तृतीय चरण कहा जाता है, कला के विकास का। 1980 के दशक में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उसे कला के चतुर्थ चरण के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि कालीघाट शैली का समय कब से कब तक का था? तो 1800 से लेकर के 1930 तक का कालीघाट शैली का समय था। और कालीघाट शैली के चित्रों को किसने खोजा था? तो पीसी मानक ने कालीघाट शैली के चित्रों की खोज की थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। रवि वर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑनर ऑफ बंगाल गवर्नर स्वर्ण पदक, गायकवाड़ स्वर्ण पदक और केसर ए हिंद की जो ये सम्मान है रवि वर्मा को मिले थे। इनकी पेंटिंग के लिए बोला जाता है विक्टोरियन इंडियन। और विक्टोरियन इंडियन ये नाम किसने दिया राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को? तो वो दिया जय अप्पा स्वामी ने। ऊट कमंड प्रवास पर इन्होंने 14 चित्र बनाए थे। शिकागो की प्रदर्शनी में पुरस्कार जीता इन्होंने। और दक्षिण भारत के जिप्सी के नाम से ही जाने जाते हैं। अवनी बाबू के बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के उपाचार्य थे अवनी बाबू, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। आयरिश म्यूजिक सीट की सज्जा भी की थी इन्होंने। रूपम नाम से एक कला पत्रिका का प्रकाशन किया था। कच्छ देवयानी के भित्ति चित्र भी इन्होंने बनाए थे। असित कुमार हलदार, तो असित कुमार हलदार को मूर्ति शिल्प की शिक्षा लियोनार्डो जेनिंग्स से मिली थी। जॉर्ज पंचम के कोलकाता आगमन पर शामिनी को जो सजाया था तो वो हलदर ने सजाया था। इसके प्रमुख चित्र है उसकी बापोती नए पुराने। अगले कलाकार हैं शैलेंद्रनाथ डे। तो शैलेंद्रनाथ डे जो कि पत्र कलम शिक्षण की शिक्षा इन्होंने ईश्वरी प्रसाद से ली थी। राजस्थान को वॉश तकनीक से परिचित कराया था इन्होंने। और भारतीय चित्रकला पद्धति नाम से पुस्तक लिखी थी शैलेंद्रनाथ डे ने। वेंकटप्पा के बारे में बात करें तो इन्होंने सेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपनी शिक्षा ली थी। और चुगताई जो कि लाहौर में क्रीमोलिथोग्राफी की व्याख्याता रहे थे और विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे ये। मुकुलचंद डे ड्राई पॉइंट में दक्षता प्राप्त थी इनको। शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग के सदस्य भी रहे थे ये। जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से सम्मानित हुए थे ये। मनीषी डे टाटा बंधुओं रेलवे टेक्सटाइल्स मिल्स के लिए पोस्टर बनाए थे मनीषी डे ने। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म बालेर गांव राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान के प्रथम चित्रकार अगर कहे जाते हैं तो राम गोपाल विजयवर्गीय कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आरपीएससी में बन सकता है कि राजस्थान के प्रथम चित्रकार कौन थे? तो राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के प्रथम चित्रकार थे। नंदलाल बोस जिनका जन्म खड़गपुर बिहार में हुआ था। कला भवन शांति निकेतन की ये अध्यक्ष थे। और वडोदरा में कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र बनाए थे इन्होंने। इन्हें देश को 3 से सम्मान मिला था। पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। डी लिट इन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो डी लिट 1963 में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। रविंद्र शताब्दी पदक भी इन्हें प्राप्त हुआ था 1965 में। और कारू संघ की स्थापना इन्होंने की थी। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कारू संघ की स्थापना किसने की? तो नंदलाल बोस ने कारू संघ की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानते हैं। 68 वर्ष की उम्र में चित्र करना शुरू किया था इन्होंने। शांति निकेतन में आपके पिता देवेंद्रनाथ ने वीरभूमि पे स्थापना की थी शांति निकेतन की, जो कि बंगाल में है। 1913 में इन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और नोबल पुरस्कार किस पे प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि पे प्राप्त हुआ था। इस पर कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, इजीली कई बार आ जाता है।
विश्व भारती में पहला ललित कला संकाय किसने खोला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विश्व भारती में पहला ललित कला का संकाय खोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गगनेंद्रनाथ टैगोर जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जिन्होंने भोदोर बहादुर नाम से साहित्य लिखा था, कैरिकेचर के लिए प्रसिद्ध थे और घनवाद शैली में कार्य करते थे। तो कैरिकेचर जो इनके हैं वो 2 खंडों में बटे हुए हैं, एक विरूप वज्र और दूसरा अद्वैत लोक। अमृता शेरगिल ने अपनी शिक्षा ली एकोल द बाजार से अपनी शिक्षा ली थी और लाल रंग इन्हें विशेष प्रिय था। कलकत्ता ग्रुप के बारे में बात करें तो बंगाल दुर्भिक्ष में स्थापित 8 कलाकारों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कलकत्ता ग्रुप का। तो कई बार प्रश्न बनता है कि कौन से ग्रुप का निर्माण बंगाल दुर्भिक्ष कलाकारों ने किया, तो ये कलकत्ता ग्रुप का निर्माण किया था। संयोजन जो इसका किया कलकत्ता ग्रुप का, वो प्रदोष दास गुप्त ने 1943 में किया था। पेग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सूजा की भूमिका इस ग्रुप को बनाने में प्रमुख थी और इसके कैशियर थे गाडी। प्रो का अर्थ है, प्रोग्रेसिव आर्ट में जो प्रो है, प्रो का अर्थ है फॉरवर्ड, जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन में कई बार बन सकता है ये क्वेश्चन। पेग की प्रथम कला प्रदर्शनी कहाँ प्रदर्शित हुई? तो बॉम्बे आर्ट गैलरी में पेग की प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित हुई। मुल्कराज आनंद ने उद्घाटन किया था इसका। तीसरी प्रदर्शनी इसकी अंतिम प्रदर्शनी मानी जाती है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। तो ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की अब तक कितनी प्रदर्शनियाँ हुई? तो 3 प्रदर्शनियाँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की अब तक हुई है। फिर बात करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में। तो 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी। इसका प्रारंभ बैठक जंतर मंतर रोड पे सान्याल स्टूडियो द्वारा में हुई थी। बॉम्बे ग्रुप 1957 में बना था और 6 प्रदर्शनियों का बॉम्बे ग्रुप में आयोजन हुआ था। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसकी सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉम्बे, कई बार क्रम जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं नेट में, तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि बॉम्बे ग्रुप की सन क्या है या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की सन क्या है, तो उन्हें मिलाना पड़ता है। तो इसलिए 1957 बॉम्बे ग्रुप। BC गुई यानी भवानी चंद्र गुई, सॉरी BC गुई, हाँ, तो मेयो कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया था, स्टडी करी थी, और यही इम्पोर्टेंट इंग्लिश जो मुझे लगा। हेबर जे प्राचार्य, जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन थे? तो चार्ल्स जेरार्ड जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे। तो हेबर की कला पे इनका प्रभाव था। के चारा यानी कृष्ण हौवल जी आरा, जिन्हें किशन नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन में 5 महीने तक ही जेल रहे थे और मराठा बैटल नाम से जो चित्र बना था उस पर उन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से कलाकार ने भाग लिया था? तो वो के आरा थे। हुसैन मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर आर्टिस्ट थे और इन्होंने 12 फिल्में बनाई थी। घोड़ा और बैल ये इनके चित्रों में विशेष थे। जमीन कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं ये। कई बार ये प्रश्न हो सकता है कि कौन सा कलाकार जमीन कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है? तो MF हुसैन इसका उत्तर होगा। श्वेतांबरी सफ़ेद सर्वोपरि प्रदर्शनी रही थी इनकी, और विसर्जन प्रदर्शनी एक इम्पॉर्टेंट प्रदर्शनी थी जिसमें इन्होंने देवियों के नग्न चित्र प्रस्तुत किए। तो यही इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की थी कला के लिए, वो यही से हुई थी कि इन्होंने नग्न चित्र प्रस्तुत किए थे। तो वो कौन सी प्रदर्शनी थी? तो वो थी विसर्जन प्रदर्शनी। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रदर्शनी के द्वारा MF हुसैन ने अभद्र चित्र बनाए थे? तो वो विसर्जन प्रदर्शनी थी जिसमें उन्होंने अभद्र चित्र बनाए थे। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की स्थापना इन्होंने की थी। कैसियस पनिकर दक्षिण भारत में आधुनिकता के जन्मदाता थे। दक्षिण भारत में अग्रदूत भी कहा जा सकता है इन्हें, कैसियस पनिकर को। प्रथम कलाकार थे जिन्होंने आकृति मूलक कला का व्यू तोड़ा और रेखात्मक चिन्हों का प्रयोग किया। रजा फ्रेंच कलाकारों की प्रथम पंक्ति में गणमान्य हैं हैदर रजा।
एक मुर्गा बेचने वाला प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध चित्र है। तैयब मेहता, फिल्म फेयर क्रिटिक पुरस्कार मिला तैयब मेहता को। और इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध जो पेंटिंग थी वो थी गिरती आकृतियाँ, जिसे इंग्लिश में फॉलिंग फिगर भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में कि गिरती हुई आकृतियाँ या फिर फॉलिंग फिगर नाम से जो चित्र किस बनाया था वो किसने बनाया था? तो तैयब मेहता ने ये चित्र बनाया था। सतीश गुजराल जिन्हें ऑर्डर ऑफ क्राउन से सम्मानित किया गया था। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म तेजहाट बांग्लादेश में हुआ था। और निशानेबाज, कुश्तीबाज, संगीतज्ञ, नाविक और शिल्पी और चित्रकार, ये सब इनके गुण थे, ये सब में एक्सपर्ट थे। मतलब रोंदा से इन्होंने अपनी कला सीखी और शिल्प कला का अध्ययन इन्होंने हिरण्मय चौधरी से किया। राम किंकर बेच पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ और इनका ये वाक्य है कि स्वयं मिट्टी तैयार करो, बनाओ, बिगाड़ो, संतुष्ट न होने पर उसे फिर से बनाओ। तो ये राम किंकर बेच का वाक्य था, इसे आप ध्यान रखें। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में करीब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो वाक्यों पे आधारित थे। तो इस बार भी इस तरह के वाक्य प्रयोग इन पे प्रश्न बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो मैं इसमें और भी होंगे तो मैं बताऊंगा आपको, तो आप इन्हें नोट करें और इनका ध्यान रखें। प्रदोष दास गुप्त हेनरी मूर से प्रभावित थे। पाश्चात्य कला के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अल्तामिरा प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहते हैं। अल्तामिरा को बारीक चूर्ण का ब्रक्का लगाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि को लास्को कहते हैं। त्रिशूल तथा गदा आयुध चित्रित मिले, तो ये सेंतियन में त्रिशूल तथा गदा आयुध के चित्र मिले थे। आत्महत्या करते हुए 2 लोग, तो ये प्रागैतिहासिक कला का चित्र था जो एडोरा से प्राप्त हुआ। द्वितीयक आर्किटेक्ट शैली किसे कहा जाता है? तो पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आर्किटेक्ट शैली कहा जाता है। संसार भर के आर्किटेक्ट चित्र को 3 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? तो आइए इस पर गौर करते हैं। एक एक्सरे, दूसरा पर्णमुख और तीसरा पीछे देखता पशु। तो ये 3 प्रमुख भागों में चित्रित किए गए हैं संसार भर की आर्किटेक्ट कला में। इजिप्ट शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो एगिप्टोक से इजिप्ट शब्द बना है। फराहूनी युग में मेम्फाइट युग भी प्रमुख था। मेम्फाइट युग के बारे में ध्यान रखें एक बार, ये काफ़ी डीपली फैक्ट है। ग्रीक रत्न का परिचय मिस्र के लोगों को कराया। तो 15 से 16वीं शताब्दी के राजवंश ने ग्रीक रत्न का परिचय मिस्र के लोगों को कराया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। पूछ लगाने की प्रथा किन सम्राटों के समय शुरू हुई थी? तो पूछ लगाने की परंपरा फराउनी सम्राटों के समय में शुरू हुई थी। गुडाक्षर लिपि का विकास किस समय में हुआ? तो वृश्चिक सम्राट के समय, यानी स्कॉर्पियन किंग के समय में गुडाक्षर लिपि का विकास शुरू हुआ था। तृतीय वंश जो कि पिरामिडों का युग कहा जाता है। 5वें राजवंश ने सूर्य यानी रा की उपासना की थी और इसे राजधर्म घोषित किया था, सूर्य यानी रा। 6ठे राजवंश ने मकबरों में दैनिक जीवन की विवरणात्मकता आई, यानी इस 6ठे राजवंश के समय में मकबरों पे दैनिक जीवन के चित्र बनने लगे थे। नुबियन सम्राटों को विजय के चित्र बनाने का शौक था। मिस्र की कला में पेपिरस नामक वृक्ष की छाल पर ये धार्मिक ग्रंथ लिखते थे। मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर उर था और इब्राहिम का नगर भी से कहा जाता है उर को। मेसोपोटामिया की कला मिस्र की कला के समान मृतक की कला थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि मेसोपोटामिया की कला किस कला के समान मृतक की कला कही जाती है? तो मिस्र की कला के समान इन्हें मेसोपोटामिया की कला कहा जाता है। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस्र की कला के समान मृतकों की कला किसे कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की कला को मिस्र की कला कहा जाता है। मेसोपोटामिया मिस्र, इसे मैं से इससे मिला करके याद रख सकते हैं आप। उर यानी जिगुरत में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ? तो नीली और चमकदार ईंटों का प्रयोग उर या जिगुरत में हुआ। पोलिस पर्वत आदि से घिरा क्षेत्र जिसका केंद्र नगर हो उसे पोलिस कहा जाता है, यानी पर्वत आदि से घिरा क्षेत्र। मिदियास नाम से एक पात्र निर्माता और चित्रकार था। बाइजेंटाइन कला के बारे में बात करते हैं तो ईसाई धर्म से संबंधित कला को बाइजेंटाइन
कला कहा जाता है, क्योंकि इनमें ईसाई धर्म पे चित्र अधिक बने। पूर्वी कला शैली थी ये, न कि पाश्चात्य कला शैली थी। तो इस बात पे आप गौर करें, कई बार हमें ज्ञात नहीं होता और हम इसे पाश्चात्य शैली या फिर पश्चिमी शैली कह देते हैं। तो ये जो शैली थी ये पूर्वी शैली थी। मिस्र में पनपी ईसाई कला को काप्टिक कहा जाता है। मणिकट्टिम के पुराने उदाहरण पाम्पई नगर के छोटे छोटे आलों में मिले हैं। मणिकट्टिम कला के आरंभिक ईसाई कला के जो उदाहरण हैं वो मकदूनिया के चर्च से प्राप्त हुए हैं। गेला प्लासेडिया चर्च में 4 संत के 4 प्रतीक मिले हैं क्रॉस पर, जो है वृषभ, गिद्ध, सिंह, मनुष्य। तो आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, वृगिसिम। लेकिन इनके और भी नाम हैं, जैसे वृषभ को मैथ्यू कहा जाता है, गिद्ध को ल्यूक कहा जाता है और सिंह को कार्क कहा जाता है, मनुष्य को जॉन कहा जाता है। तो मेल्यूक को मार्क जोन, तो अब इसे भी मेल्यूमाजो इस नाम से याद कर सकते हैं। मेल्यूमाजो 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फ्रेंच रोमनक्स कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो पोइटू बेनिडिक्टाइन से फ्रेंच कला के उदाहरण प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी डीपली जो बुक्स में मिल सकता है वो बताने के लिए मैंने बनाया है। तो इसे आप देखें गौर से, एक बार सुन ले, सिर्फ ये मैंने आपको सुनने के लिए ही बनाया है। आप इसे सुने और ऑडियो लगा करके, तो आप कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसी में मिल जाएंगे। गौथिक भवन में विशुद्ध ज्यामिति तक का प्रयोग हुआ था। स्वर्ग से संबंधित वस्तुओं को संसार में संबंधित कर देना गौथिक कला का महान लक्ष्य था। ये वाक्य किसने कहा? तो हेनरी फॉसलिन ने ये वाक्य कहा था। गौथिक कला में खिड़की दरवाजे बहुत लंबे होते थे। 13वीं शताब्दी के चित्र को सौर टेपेस्ट्री कहा जाता है। तो सौर टेपेस्ट्री क्या है? तो ये 13वीं शताब्दी के चित्र को सौर टेपेस्ट्री कहा जाता है। स्पेन की अंतिम गौथिक शैली हिस्पानो फिल्मिश शैली थी। इंग्लैंड के रंगीन कांच की शैली का विकास किसके समय में हुआ? तो संत डेनी के समय में या संत डेनी ने के टाइम में हुआ था। रंगीन कांच की पट्टियाँ जोड़ी गई थी। स्टोमोरिया नोवेला चर्च में मैडोना का विशाल चित्र प्राप्त हुआ। तो मैडोना का विशाल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न हो सकता है। तो स्टोमोरिया नोवेला चर्च में प्राप्त हुआ। और किसने बनाया इसे? तो दुच्चियो ने इस चित्र को बनाया था, मैडोना का विशाल चित्र। ऑन मोनार्की दांते का चित्र है। 15वीं शताब्दी में इटली को स्वर्ण युग कला की दृष्टि में जाना जाता है। तो इटली का स्वर्ण युग कौन सी सदी को जाना जाता है? तो 15वीं सदी को इटली का स्वर्ण युग माना जाता है। सेंट मार्को के चर्च के कारण फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्धि हुई। फ्लोरेंस का प्रथम उल्लेखनीय कलाकार मैसेचियो था। फ्रा फिलिप्पो लिप्पी के चित्र ने 50 वर्ष तक कलाकारों को प्रेरित किया। तो किस कलाकार के चित्रों ने 50 वर्ष तक कलाकारों को प्रेरित किया? तो फ्रा फिलिप्पो लिप्पी। इसे आप ध्यान रखें, बड़े नाम होते ही ये, लेकिन आपको जल्दी 2-3 बार रिवीजन करने से ये आपको याद हो जाएंगे। तो जो 50 वर्षों तक कलाकारों को प्रेरित किया उस चित्र का नाम क्या था? तो उस चित्र का नाम था कुमारी की वेशभूषा। पैनल चित्रकार के रूप में बोत्तिचेल्ली को जाना जाता है। और हार वाला नाम से जो चित्र बनाया था तो वो डोमिनिक घिर्लैंडियो ने हार वाला चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ने बप्तिस्का का चित्र बनाया था। तो बप्तिस्का में जो चित्र बना था देवदूत, ये इतना सुंदर चित्र हुआ था विंची का कि वेराचियो ने इस चित्र को देख करके चित्रांकन का ही त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब मुझसे भी अच्छा कलाकार आ चुका है, तो यही सोच करके उन्होंने चित्रांकन का त्याग कर दिया था। वो इतने प्रभावित हुए थे विंची के इस चित्र से। विंची के चित्र लीडा और हंस के आधार पर रेफेल ने भी एक चित्र बनाया है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस के कैप्रीज में जन्म हुआ था। रेफेल के पिता जियोनी सांटी। ईसा दिव्य रूप का धारण करना, इस चित्र को इनके जूलियो रोमानो द्वारा पूरा किया गया। वेनिस का रेफेल पाओलो बेरोनिस को कहा जाता है। टीचियन इटली का वयोवृद्ध चित्रकार था, इसे टीसिया भी कहा जाता है। दृश्य चित्रण का पिता जोसीमी पैटनियर को कहा जाता है। गडरियों तथा अप्सराओं को रोमांटिक वातावरण में प्रस्तुत करना
किस कला का प्रधान विषय था? तो वो रीतिवाद का था। कैरेवेजियो ने यथार्थ व बरोक दोनों शैलियों में कार्य किया था। ये प्रश्न एक बार आ चुका है नेट में कि कैरेवेजियो ने किस कलाकार ने यथार्थ व बरोक दोनों शैलियों में कार्य किया था? तो कैरेवेजियो ने यथार्थ व बरोक दोनों शैलियों में कार्य किया था। जॉन लॉरेंस जो कि बरोक शैली का आरंभकर्ता माना जाता है, तो किसने बरोक शैली का आरंभ किया? तो ये प्रश्न हो सकता है, तो इस पर उत्तर होगा जॉन लॉरेंस। इंग्लैंड का नाइटहुड किसे कहा जाता है? तो पीटर पॉल रूबेन को। पंखदार टोप पहने चित्र किसने चित्रित किया? पीटर पॉल रूबेन ने ही ये चित्र चित्रित किया था। नारी आकृतियों का सर्वाधिक चित्रण किया था पीटर पॉल रूबेन ने। कूड़ा करकट भरे गंदे स्थानों का चित्रण किसने किया? तो ये आंद्रिया ब्रोबेर ने किया था। स्पेन में नग्न नारी चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? तो प्रथम कलाकार था जिसने स्पेन में नग्न नारी चित्रण किया था, तो वो था वेलास्के, और उन्होंने इस चित्र में नारी को पीठ के बल बैठे हुए दिखाया था, यानी पीठ का दृश्य ही चित्रित किया था नग्न अवस्था में। म्यूरिलो ने वास्तविक शैली में कार्य किया था। रात्रि के प्रहरी द नाइट वॉच, इस पेंटिंग की जो लेंथ है वो है 14x12। अंग्रेजी के आकार वाली सी आकार का प्रयोग रोकोको शैली में किया गया। रोकोको शैली की और भी विशेषता है। फ्रांस व बूसो जो कि वार्तो का शिष्य था, वेनिस का अंतिम महान चित्रकार जियोनी बत्तिस्ता को माना जाता है। स्पेन में रोकोको शैली का विस्तार तियोपोलो ने किया था। रोकोको शब्द का अर्थ है शीप। फ्रेंच शब्द रोकाई से इसकी उत्पत्ति हुई है। फ्रांसिस फर्स्ट दरबार में स्थान दिया था विंची को। नवशास्त्रवाद जिसका विषय है ग्रीक पुराण तथा रोम कथा। ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर, यह चित्र दाविद ने बनाया था, जो फ्रेंच राज्य क्रांति के समय में बना था। 1785 में दाविद ने होरेशिया का प्रण चित्र बनाया था, जिसे नवशास्त्रवाद का प्रथम चित्र कहा जाता है। जब दाविद ने नवशास्त्रीयवाद शैली में कार्य किया था, और नवशास्त्रीयवाद शैली में कार्य करना काफ़ी कठिन था क्योंकि जटिल नियमों से परिपूर्ण थी, तो इसीलिए दाविद ने एक उक्ति कही थी, ये वाक्य कहा था कि मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा ही कष्टप्रद है। तो ये वाक्य दाविद का था। रोमांसवाद जो कि शास्त्रीय नियमों को तोड़कर चित्रण शुरू किया था। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नवशास्त्रवाद नियमों में जटिलता थी, तो बाद वाले कलाकारों ने ज़्यादा समय तक दाविद के मार्गदर्शन पर कार्य नहीं किया। फिर उन्होंने नए आयाम को खोजा जो रोमांसवाद कहलाया। इसीलिए कहते हैं शास्त्रीयवाद के नियमों को तोड़कर चित्रण शुरू किया रोमांसवाद का। रोमांसवाद रोमांटिसिज्म का अनुवाद है। उत्पत्ति इसकी फ्रेंच शब्द से हुई है। रोमा का अर्थ है कथा। साहसिक व रोमांचकारी घटनाओं को चुना जाता है इसमें चित्रण के लिए। तेओदो जेरिको घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। देलाक्रा ने रोमांसवाद को मजबूती दी थी, और इनका प्रथम चित्र था यमदूत में दाते व वर्जिल। कांस्टेबल ने जो चित्र बनाया था चारे की गाड़ी, वो कियोस में नरसंहार नामक चित्र कांस्टेबल के चित्र चारे की गाड़ी से देख करके या इससे प्रभावित होकर के देलाक्रा ने बनाया था चित्र कियोस में नरसंहार। ओरगाज के सरदार का दफन, यह चित्र एल ग्रेको का है। आरंभिक चित्र मेरी का पुनर्ग्रहण, यह एल ग्रेको का आरंभिक चित्र है। बाइजेंटाइन व आधुनिक कला के बीच की कड़ी एल ग्रेको को कहा जाता है। बाइजेंटाइन और आधुनिक कला के बीच की कड़ी एल ग्रेको को कहा जाता है। यथार्थवाद कलाकार व चित्रशाला से शिक्षा नहीं ली, तो वो थे लियोनार्दो मिया ने किसी प्रकार से चित्रशाला से शिक्षा नहीं ली थी, और उन्होंने अपने पिता से ये वादा किया था या अपने घर वालों से ये वादा किया था कि मैं 10 साल के अंदर एक ख्याति प्राप्त चित्रकार बनकर के आऊँगा। तो ये बात कही थी कुर्बे ने। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि किसने ये बात कही कि मैं 10 साल के अंदर वे ख्याति प्राप्त चित्र बनकर के आऊँगा, तो कुर्बे ने ऐसा कहा था। कुत्ते के साथ चित्रकार, ये कुर्बे का प्रसिद्ध चित्र है। आर्नो के दफन संस्कार चित्र एक ऐसा चित्र था जिसने रोमांसवाद को पूर्णतः खत्म कर दिया और यथार्थवाद की शुरुआत की थी। इसलिए इसके लिए वाक्य प्रसिद्ध है कि आर्नो के दफन संस्कार चित्र ने रोमांसवाद को दफनाया था।
जो कि कुर्बे का प्रसिद्ध चित्र था। कुर्बे यथार्थवाद में यकीन रखता था, तो इसीलिए उसने ये वाक्य कहा था कि मुझे देवता को दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। यदि देवता नहीं है तो मैं जो चीज़ें मुझे दिखती है मैं उसे ही चित्रित करूँगा। ये वाक्य इनका था। इसके बाद प्रभाववाद की शुरुआत मानी जाती है, और प्रभाववाद के में तिसेन के चित्र थे उर्बिनो की वीनस से समानता रखता है, जो कि ओलंपिया का चित्र है माने का। फ्रांसल से प्रभावित होकर चित्र बनाया माने ने, तो वो था अच्छी बियर। 1874 में 165 कलाकृतियों की 30 कलाकारों ने नादार के कार्यकक्ष में प्रथम प्रभाववादी चित्र की प्रदर्शनी लगाई थी। लुई रॉय ने प्रभाववादी नाम दिया था 8वीं सदी में प्रभाववाद को, वो भी मजाक में दिया था। मोने, मैं जन्म से अंधा होता तो अच्छा होता, अचानक से मुझे दृष्टि मिलती और मैं कलर के बोध को जान पाता। तो ये वाक्य मोने ने व्यक्त किया था। और गोया का कहना था कि प्रकृति में रेखा कहाँ है, प्रकृति रेखा विहीन है, इसलिए हम भी रेखाओं का अंकन नहीं करेंगे। इसलिए बाहम रेखाओं पे जो रेखाएं थी उनको अंकन उन्होंने नहीं किया और रंगों के माध्यम से ही उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश की। प्रभाववादियों के चित्रों में जे राम ने, जो कि एक कला समीक्षक थे, उन्होंने रद्दी उपमा दी, यानी रद्दी चित्र प्रभाववादी चित्रों को कहा। बाह्य स्थानों पर जाकर चित्रण करना प्रभाववादी की विशेषता थी। मोने ने एक वाक्य कहा था कि मेरे पास कोई कार्यकक्ष नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करता है। ये बात मोने ने कही थी। मोने केवल आँख है, यह बात सेजान ने कही थी। मैं चित्रण का आरंभ आकाश से करता हूँ। उक्त वाक्य किसने कहा, तो ये वाक्य सिसली ने कहा। और यदि मैं सरकार होता तो रक्षकों की नियुक्ति कर प्रकृति चित्र करने वालों पर सख्त आंख रखता, तो ये वाक्य एडगार देगा ने कहा था। प्रस्तो घोड़ों व कुत्तों के चित्र बनाने में निपुण था। मूले रुजा जो चित्र लोत्रे ने बनाया था, तो उसमें किस शैली का प्रभाव था, उसमें अनुरूप शैली का प्रभाव था। लोत्रे कहते हैं यदि मैं चित्रकार नहीं बनता तो शल्य चिकित्सक बनता। नव प्रभाववाद का नामकरण फेलिफेनियो ने दिया था। शूरो की तकनीक, जॉर्ज शूरो की तकनीक थी जिसे रिप्पी पॉइंट कहा जाता है, और रिप्पी पॉइंट फ्रांसिस्को गोया ने मजाक में कहा था। शूरो ने एकोल द बाजार से कला का अध्ययन किया था। उत्तर प्रभाववाद, मेरे लिए रंग ही आकार है, यह वाक्य सेजान ने कहा था। सेजान ने चित्र टेढ़े मेढ़े मेजपोश बनाया था। चित्रकार के लिए कोई प्रकाश नहीं होता, ये सेजान ने कहा था। मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ, यह वाक्य भी सेजान ने कहा था। यदि आप विकास करना चाहते हो तो आपको जमीन की गहराइयों में पहुँचना होगा, यह वाक्य वॉन गोग ने कहा था। मुझे मेरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, यह वाक्य भी वॉन गोग का है। वॉन ने सूर्यमुखी के फूलों के जो चित्र बनाए थे वो गिरजाघर के काच चित्रों का इनमें प्रभाव था। जेकोब का देवता चित्र जो कि गोंगवा द्वारा बनाया गया, इसलिए ब्रिटेनी काल का है। नुवो कला जर्मन में युगेंटेशियल नाम से प्रसिद्ध हुई। हम कहाँ से आते हैं, हम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, यह चित्र गोंगवा द्वारा बनाया गया था और 12 इंटू 4.5 इंच इसका साइज, 4.5 का ये साइज था। गोंगवा ने आर्सेनिक खाकर आत्महत्या का असफल प्रयास किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस कलाकार ने आर्सेनिक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो वो गोंगवा था। फ्रेंच नव कैथोलिकवाद को प्रोत्साहित किया, गोंगवा ने प्रोत्साहित किया था। सोसियत दू सुलो दोतान संस्था की स्थापना मातिस ने की थी, मातिस ने, जो कि फाववाद से कनेक्टेड था। घनवाद, मातिस ने जीवन का आनंद चित्र 1906 में बनाया था, जिसने फाववाद को अंतिम रूप दिया था। 1907 में घनवाद का उदय हुआ। ओविनियो की स्त्री चित्र से पिकासो की जो चित्र था, प्रथम चित्र माना जाता है घनवाद का ये। पिकासो को आइबेरिया की मूर्तियों से प्रेरणा मिली थी। ब्रॉक निग्रो मूर्तियों से प्रभावित था। लुई वॉक्सले ने घनवाद को नामकरण दिया। तो ये जो प्रमुख नामकरण करता है इन्हें ध्यान रखें आप, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन में बन सकता है क्वेश्चन।
और जाहिर है कभी ना कभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं कि किसने घनवादी नामकरण दिया, तो ली वॉक्सले ने दिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फर्नालेजे जो कि नलीवादी चित्रकार कहे जाते हैं। घनवाद पुस्तक ग्लेज व मेंजिस ने लिखी थी और घनवादी चित्रकार पुस्तक अपोलोनियर ने लिखी थी। दोनों पुस्तकों में कुर्बे को घनवाद का जन्म देने वाला माना है, यानी कुर्बे के चित्र से ही घनवादी चित्रकार का निर्माण हुआ था, ऐसा इन दोनों पुस्तकों में वर्णन है। गणितीय कलाकार बौद्धिक सिद्धांतों के व्यापारी कौन थे? तो ये थे हॉर्नग्रीस। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य पिकासो ने कहा था। एडवर्ड मुंक की कला म्यूरोग्राफ की पुस्तक है ये। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसको चित्रित नहीं करता, बल्कि मैं उसी को चित्रित करता हूँ जो मैंने देखा है। तो ये है एडवर्ड मुंक का वाक्य है ये। लाल घोड़े, ये फ्रेंजमार्क का चित्र है। और नीले घोड़े की मीनार, यह भी फ्रेंजमार्क का ही चित्र है। चार नीले कला ग्रुप की स्थापना कांडिस्के व क्ले ने की थी। डेरे स्टूम पत्रिका का प्रकाशन हेवर्ड वॉल्डन ने किया था। कला की चार मितियाँ है। चौथी आत्मा का प्रकटीकरण, ये क्वेश्चन कौन ने कहा था? आधुनिक कला का जन्म तब होगा जब हस्ताक्षर प्रतीक का स्थान ग्रहण कर लेंगे, ये वाक्य कांडिस्की ने कहा था। भविष्यवाद क्या है? तो इसे समझते हैं। दौड़ते घोड़े की 20 टांगें होती है, एक्स किरणों के समान पदार्थों के आर पार देख सकते हैं। ये भविष्यवाद के कुछ फैक्ट थे जो भविष्यवाद का स्पष्टीकरण करते हैं। घोषणा पत्र, तो साहित्यिक भविष्यवाद का जो घोषणा पत्र है वो मारिनेते ने दिया था। और भविष्यवादी चित्रकला का जो घोषणा पत्र है वो रस्सालो ने दिया था। और भविष्यवादी ध्वनिकला का जो घोषणा पत्र है वो रस्सालो ने दिया था। तो रस्सालो ने चित्रकला और ध्वनिकला दोनों का दिया था, और जबकि मोइनेती ने साहित्यिक भविष्यवाद का दिया था। इस बात का ध्यान रखें। वास्तुकला जमा हुआ संगीत है, तो कौन सी कला जमा हुआ संगीत है, ये प्रश्न बन सकता है। तो वास्तुकला है जमा हुआ संगीत, क्योंकि वास्तुकला में एक बार चित्र बन जाती है तो वो स्थिर होती है, हिल डुल नहीं सकती, पुनः उसे कहीं ले जाया जा सकता है, तो वो स्थिर होती है, इसीलिए जम जाती है एक प्रकार से, तो इसीलिए उसे जमा हुआ संगीत कहते हैं। सुरीलवाद के प्रणेता रॉबर्ट डेलोने थे। 291 में मासिक पत्रिका थी, तो ये प्रश्न बन सकता है कि 291 क्या है, तो इसे ध्यान रखें, ये काफ़ी डीप क्वेश्चनों में से इम्पोर्टेंट है। इसी ऐसे ही प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं। जिसकी कला किसी भी वाद में संतुष्ट ना हो उसे शापित चित्रकार कहते हैं। हैरोल्ड रोशनबर्ग ने नाम दिया एक्शन पेंटिंग को, तो एक्शन पेंटिंग नामकरण किसने दिया? तो रोशनबर्ग ने नामकरण दिया था। पॉप कला का उदय इंग्लैंड में हुआ। पॉप कला में पीटर ब्लैक प्रसिद्ध थे। नेत्रीय कला विक्टर वसारेली प्रसिद्ध थे इसके। मैं ऐसी कला चाहता हूँ जो कानों से लटकती हो, होठों और आंखों में लगाई जाती हो, तो ये बात ओल्डनबर्ग ने कही थी, जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के कलाकार थे। घूमते शिल्प अलेक्जेंडर कॉल्डर का ये चित्र है, ये घूमते शिल्प है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि घूमते शिल्प किसने बनाया? तो ये है अलेक्जेंडर कॉल्डर। या घूमते शिल्प से किसका संबंध है? तो अलेक्जेंडर कॉल्डर का। पानी के नल पर बनाई मिट्टी के ढेर से कला जो पानी के बहाव से नष्ट हो जाती है, इन ऐसी कृतियों को विनाशी कृत्य कहते हैं। जैसे हम कई बार तटों पे जो कला बनाते हैं तो तट की एक लहर आती है और उस कला को नष्ट कर जाती है, तो इस तरह की जो कलाकृति की जाती है इन्हें विनाशी कृति की जाती कहा जाता है। कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद ही नष्ट हो जाती है। भारतीय चित्रकला में उषा रानी हुजा, हेनरी मूर के हिलते डुलते विशिष्ट आकारों के प्रभाव उनके चित्रों में देखने को मिलता है। कुनाई कुन्नीरामन ने ब्रह्मांड के विस्तार को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। चाहे तुम में 10 गुना सृजन शक्ति हो, यह वाक्य अथर्ववेद में मिलता है। कालिदास ने शब्द या रूप को जगन्माता कहा है और अर्थ को जगत पिता कहा है। मनोवैज्ञानिक 4 प्रमुख रंगतें मानते ही है, लाल, हरी, पीली और नीली। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो इस प्रकार से है, अब अनुपात अस तो ये एक वाक्य है जो मैं आपको
स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है इसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके दिखा दूंगा, तो उसे आप देख करके अच्छी तरह से नोट कर ले और याद कर ले। सर्वप्रथम सौंदर्य पर चिंतन यूनानी विद्वानों द्वारा हुआ था। यूनानी दर्शन का पिता थेलीस था। सुकरात ने कहा सुंदर शिव सापेक्ष है। अरस्तु सौंदर्य आकांक्षा वासना से ऊपर की वस्तु है, ऐसा कहा अरस्तु ने। रस्किन ने सौंदर्य को ईश्वर की अनुकृति कहा। मनुस्मृति में सृष्टि की उत्पत्ति अंडे की आकृति से के समान मानी गई है, से उत्पन्न आकृति से मानी गई है। जहाँ श्रव्य व दृश्य दोनों बोध मिल जाए उसे सिंथेसिया कहते हैं। तो सिंथेसिया किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिया, जहाँ श्रव्य और दृश्य दोनों बोध मिल जाए तो इसे सिंथेसिया कहते हैं। सिनेस्थीसिया, सिनेस्थीसिया। सप्रत्यय इंद्रियों से जाने जाने वाले को सप्रत्यय कहते हैं। ज्ञान के दो मार्ग होते हैं, इंद्रिय और प्रज्ञा। जिसमें से निर्माण की प्रक्रिया हो वही प्लेटो, वही कला है। जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है, यह प्लेटो का वाक्य था। प्लेटो दो प्रकार के भाव बताए हैं, उदात्त व निम्न। प्लेटो ने 3 प्रकार के आनंद बताए हैं, इंद्रिय, बौद्धिक और आत्मिक। प्लेटो 10 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, जिनमें से कलाकार को 6ठे नंबर पर रखा है इन्होंने। संगीत को उत्तम माना है प्लेटो ने। अरस्तु प्रथम विचारक जिन्होंने वैज्ञानिक विधि का विकास किया। नाट्य कला को श्रेष्ठ माना अरस्तु ने। कथानक को नाट्य की आत्मा कहा अरस्तु ने। संत अगस्टाइन ललित कला को हवा और धुआं कहा इन्होंने। ज्यामितीय आकारों को सौंदर्य माना। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने ललित कला को हवा और धुआं कहा, तो संत अगस्टाइन ने ललित कला को हवा और धुआं कहा। बोमगार्टन सौंदर्य को इंद्रिय ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया बोमगार्टन ने। सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहा, ये बोमगार्टन ने कहा। मानव के 2 मस्तिष्क के स्तर होते हैं, द्वितीय स्तर के अंतर्गत ललित कला से संबंध होता है, तो ये भी बोमगार्टन ने कहा। बोमगार्टन जो कि सौंदर्य शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। इमानुएल कांट जर्मन दर्शन शास्त्री थे। इमानुएल कांट बुद्धिवादी तथा अनुभववादी दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया इन्होंने। इंद्रिया विवेक की दासिया है, यह वाक्य किसने कहा, तो ये इमानुएल कांट ने कहा। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। ह्यूम ने मुझे रूढ़िवादिता की निद्रा से जगा दिया, ऐसा भी इमानुएल कांट ने कहा था। अपने दर्शन को आलोचना कहते हैं। ये क्रिटिक ऑफ प्योर पुस्तक में ज्ञान की समस्या उठाई थी इन्होंने, और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इन्होंने नैतिकता की समस्या उठाई थी। तो ये 2 बुकें भी आपको ध्यान रखनी है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। ये दोनों ही बुकें इमानुएल कांट की है। जबकि क्रिटिक ऑफ प्योर ये क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है कि क्रिटिक ऑफ प्योर किसकी पुस्तक है, तो इसे आप ध्यान रखें। इंद्रिय ज्ञान को सहज ज्ञान कहा जाता है, कहा था इमानुएल कांट ने। निर्णय मीमांसा नाम से भी इन्होंने पुस्तक का निर्माण किया था। सौंदर्य के 2 भेद किए। अनुभूति की विषयगत सार्वभौमिकता सिद्धांत की स्थापना की इन्होंने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनुभूति की विषयगत सार्वभौमिकता सिद्धांत की स्थापना किसने की, तो इमानुएल कांट ने की थी। हीगेल इनसे ही मार्क्सवाद का विचार पनपा था। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है कि मार्क्सवाद का विचार किन से पनपा था, तो हीगेल से ये पनपा था। जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगेल को कहा जाता है, और जर्मन दर्शन का प्लेटो कांट को कहा जाता है। यानी कांट गुरु थे हीगेल के, तो इसीलिए सेम यही है कि जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगेल है और जर्मन दर्शन का प्लेटो कांट को कहा जाता है। सौंदर्य को ललित कला का दर्शन कहा जाता है। आत्मा को विश्वकोशीय दर्शन का कुंजीपद कहा हीगेल ने। क्रोचे फिलोसॉफी ऑफ द स्पिरिट नाम से किताब लिखी इन्होंने। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे बाद में, और तथा बाद में इसका विरोध किया था क्रोचे ने। जो कलाकार रूप के प्रति सजग नहीं वह किसी भी वस्तु के प्रति सजग नहीं, यह बात क्रोचे ने कही थी। टॉल्स्टॉय युद्ध व शांति नामक उपन्यास इन्होंने लिखा था, और ए कन्फेशन नामक कृति से इन्होंने ईसाई धर्म का विरोध किया था। अपने हृदयगत भाव को दूसरों में उत्पन्न करना ही कला है, ऐसा मानते थे ये। कला मानव मिलाप का साधन है, यह भी इनका कहना था। सिगमंड फ्राइड मन के 3 भाग माने हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। ये इंपॉर्टेंट बनता है, इससे प्रश्न बनते हैं कई बार। चेतन यानी ईड,
अर्धचेतन यानी ईगो, अचेतन यानी सुपर ईगो। तो आप इसे इंग्लिश में भी इनके नाम को ध्यान रखें, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और हिंदी में नाम है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मन की तुलना इन्होंने नाट्यशास्त्र से की है। सभी साधनाओं का मूल कामवृत्ति है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है चित्रकला के, जो कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और नेट जैसे बड़े एग्जाम में आपके बहुत काम आ जाएंगे। तो और इन्हें मैंने सिर्फ ऑडियो, विशेषकर ऑडियो के लिए बनाया है। इसमें किसी प्रकार की विजुअल सामग्री का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप इन्हें सिर्फ ध्यान से सुने और ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो को वैसे मैं 1 घंटे का बनाने वाला था, लेकिन अब इसे 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। कुछ और फैक्ट है जिन्हें जोड़ने के बाद ये शायद 30 मिनट और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से सुने और आपको अच्छा लगे इसकी प्रतिक्रिया जरूर देना आप। तो आइए आगे के फैक्ट जानते हैं। जॉर्ज संताइना द लाइफ ऑफ रीजन नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ऋग्वेद में रूप निर्माण का वर्णन मिलता है। पाणिनिकृत ने अष्टाध्यायी का रचना की थी, जिसमें पशु पक्षी अंकन की विभिन्न मुद्रा का प्रयोग मिलता है। यह प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक में पशु पक्षी अंकन की विभिन्न मुद्रा का प्रयोग मिलता है। तो ये अष्टाध्यायी में मिलता है। और इसी के अलावा पाणिनिकृत के अष्टाध्यायी में चारु व कारु दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। चारु यानी ललित कला, कारु यानी उद्योग कला या उपयोगी कला। मत्स्य पुराण में 18 शिल्प व वास्तुकार आचार्यों की नामावली का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है विश्वकर्मा। याकोबी ने रस को स्ट्रीमिंग कहा है, जो कि जर्मन शब्द है। आनंदवर्धन ने रस को लावण्य कहा। जगन्नाथ ने रस को रमणीयतावाहक कहा। कामसूत्र में 1250 सूत्र है। कामसूत्र की रचना 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि कामसूत्र की रचना कब हुई। ये मिलान वाले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार नेट के पेपर में। तो कामसूत्र की रचना किसने की, रचना कब की, तो 400 से 200 ईसा पूर्व के मध्य की थी। और कामसूत्र की रचना किसने की थी, तो वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र की रचना की थी। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की कला को 2 वर्गों में बांटा था। इसमें मूल कला 64 है और अंतर कला 518 है। अमिताभ बुद्ध मूर्ति सर्वप्रथम चीनी शिल्पी लाई कुशी ने बनाई थी। अजंता के चित्रकार लय के जादूगर थे। वर्णिका भंग हेतु लघुता, क्षिप्रता और हस्त लाघव की आवश्यकता है, ऐसा वाचस्पति गेरोल ने कहा था। प्राचीन पुराण 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है विष्णु पुराण। ब्रह्म सहोदर रस, पट्टनायक ने ब्रह्म सहोदर रस की व्याख्या की थी रस से, जो कि काव्य की आत्मा है। चीन में कन्फ्यूशियस के नीतिशास्त्र का प्रभाव अधिक है। दाओवाद के प्रणेता कौन थे, तो लाओजी थे। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद। भरत मुनि क्रीडनायक में कला उत्पत्ति का कारण माना है। निष्पत्तिवाद भरत मुनि के द्वारा ही है, तो इसे आप याद रख सकते हो बनी से। भरत मुनि का जो अंतिम नी है उसे आप निष्पत्तिवाद, और भरत मुनि का जो है वो भरत, तो भनी। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। निष्पत्तिवाद किसने दिया, तो भरत मुनि ने निष्पत्तिवाद दिया था। वो बाद में देखो रस 9 है। 9 रस के अलावा 2 रस और जोड़े जाते हैं, जो कि है वात्सल्य व भक्ति। ये बहुत बाद में जोड़े गए थे। और रतिशोक को प्रकट करना अनुभव कहलाता है। रस के 3 अंग बताए गए हैं। तो 3 अंग कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता और दर्शक। निष्पत्ति का जो संधि विच्छेद कहे तो वो किस प्रकार से होगा, निस धन पद धन गतो धन 3। तो ये एक 3, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखें। भट्टलोलट आरोपवाद से संबंधित है। भट्टलोलट नाट्यशास्त्र के चतुर्थ टीकाकार कौन थे, तो अभिनवगुप्त थे नाट्यशास्त्र के चतुर्थ टीकाकार। रविंद्रनाथ टैगोर संगीत ब्रह्मांड का एक भाग है। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ की तुलना वुड्सवर्थ से की जाती है और बेले नृत्य से कला की उत्पत्ति के साधन हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
भूर सिंह शेखावत महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे और सर चार्ल्स ऑफ जिराई से फ्रेस्को म्यूरल की विधि प्रशिक्षण लिया था। बिड़ला मंदिरों की दीवारों को सजाया था और रक्त कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म काकरोली में हुआ था। नाथद्वारा के ख्याति लब्ध कलाकार घासीराम से प्रारंभिक कला की शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। घासीराम जो कि नाथद्वारा के ख्याति लब्ध कलाकार थे। तुलिका कलाकार परिषद के फाउंडर भी रहे ये गोवर्धन लाल जोशी। जयपुर स्टेशन पर उदयपुर की गणगौर सवारी, ये चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा बनाया गया। देवकीनंदन शर्मा, जो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रों में देवकीनंदन शर्मा को चुना और ये मोर का चित्र करने में बहुत ही शानदार चित्रण करते थे मोर का ये। कृपाल सिंह शेखावत, तुंगवान की गुफा में 18 चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की थी इन्होंने। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के न्यूयॉर्क ने विश्व के 10 प्रतिष्ठित शिल्पियों में से एक मानकर इन्हें सम्मानित किया था। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है ये। मेहोजी मांगवीर जापानी पद्धति में चित्रित है। तो इस वीडियो में आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि ये फैक्ट अच्छे तरीके से बताए हुए नहीं है, न स्पष्ट है, तो इसके पीछे मैं रीज़न बता दूं कि अच्छी तरीके से आप और भी कई जगह से देख सकते हो। ये वह फैक्ट है जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और कम सुनने को मिलते हैं। ये फैक्ट अदर वीडियोज़ में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने इन फैक्ट को जोड़ा है। तो आप इस पर गौर करें। तो परमानंद चोयल जो कि भेसों के चित्रकार हैं, तो यह ज़्यादा आपको पता है कि आप कई जगह से देख सकते हो, कई जगह से अध्ययन कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखाने का प्रयास किया है उन लियोन। तो आप उस पर फोकस करें। सरकती हवेलियाँ परमानंद चोयल द्वारा बनाया हुआ है और नाटककार भी थे ये। प्रसिद्ध नाटक था इनका चलते फिरते भूत। द्वारका प्रसाद शर्मा, इलाही बख्श उस्ताद से इन्होंने कला सीखी थी और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में मुख्य कलाकार के रूप में सेवाएं दी। राम जायसवाल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सादाबाद में हुआ था और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट पद पर कार्य किया। जयशंकर प्रसाद के आंसू पर इन्होंने चित्रण किया था। सुरेश शर्मा, राजस्थान के समसामयिक कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मोहन शर्मा, हिज हॉल ने स्नात द्वारा के लाइफ पोर्ट्रेट ने इन्हें अधिक ख्याति दिलाई। और आरवी साखरकर यानी रत्नाकर विनायक साखरकर, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें थी आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, कलाकोश, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उत्कीर्ण कला को भास्करीय कला भी कहा जाता है और कला शब्द में जो क है उसका अर्थ है कामदेव और ला है इसका अर्थ है देना। और इस संपूर्ण वाक्य को देखें तो इसका अर्थ होगा कलाति ददाति कला, कलांति ददाति कला। कला वस्तु का छोटा अंश माना जाता है इसे। पंख पोशाक युक्त चित्र मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। कलापूर्ण शिलाखंड मद्रास से प्राप्त हुआ। सांबर का आखेट इमलीखो से प्राप्त हुआ। जिराफ समूह 4 धनुधारी से पंकन पत्ती में जो चित्र है वो होशंगाबाद से प्राप्त हुए। छलांग लगाता बारहसिंगा आदमगढ़ से प्राप्त हुआ। असंयत कंगारू सिंगनपुर से प्राप्त हुआ। जंगली सांड को पकड़ते हुए यह भी सिंगनपुर से प्राप्त हुआ। ये प्रमुख चित्र। जैसे नृत्यवाद लिखुनिया से प्राप्त हुआ। 3 अश्व और चौचदार पुरुष ये मणिकपुर से प्राप्त हुआ। तो इन्हें ध्यान से सुने। पकाई मिट्टी के सिर कुएटा सभ्यता से प्राप्त हुए। बिना सिर की मिट्टी की मूर्ति दमासदात से। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन झांगर सभ्यता से। कालिदास के रघुवंश काव्य में ललित कला शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न बनता है कि ललित कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो रघुवंश काव्य में ललित कला शब्द का उल्लेख मिलता है। केशव स्वामी ने तुलिका को वर्तिका कहा। गंधर्व नामक युवा चित्रकार लंबे चित्रपट बनाता था। सुसुंदरी में कहा में वास्तविक मयूरपंख चित्रित किया गया था। कलाकारों ने जिसे उठाने वाले व्यक्ति के नख में चोट आ गई थी। कलाकार ने ऐसा सुंदर चित्र मयूरपंख बनाया था कि जब किसी व्यक्ति ने उठाने का प्रयास किया तो उसके नखुन में चोट आ गई। ऐसा सुर सुंदरी में कहा उल्लेख मिलता है। प्रमा अनुपात के लिए उचित ज्ञान है। प्रमा यानी अनुपात के लिए उचित ज्ञान। बौद्ध धर्म और चित्रकला, यह पुस्तक मोतीचंद द्वारा
पुस्तक नहीं, ये लेख है जो कि मोतीचंद्र द्वारा लिखा गया। देवशैली बिंबिसार इसके संस्थापक थे, ये प्रमुख शैलियाँ है। और उसका केंद्र मगध था। यक्ष शैली अशोक काल में प्रचलित थी। वही नाग शैली धीमान और वित्तपाल इसके चित्रकार थे और उसका केंद्र बंगाल शैली था, तो इसे आप ध्यान रखें। तीनों बौद्ध चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ थी ये, यानी यक्ष, नाग और देव तीनों बौद्ध चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ थी। युवांग चुआंग ने ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता कला की प्रशंसा की। लॉरेंस बिनियन ने कहा अजंता यूरोप की असिसी सिएना और फ्लोरेंस के समान है, ऐसा लॉरेंस बिनियन ने कहा था। सर्वप्रथम लेख लिखा इस पे तो विलियम एरिक्सन ने लिखा। रॉक टेम्पल ऑफ अजंता, जेम्स बर्गेस ने ये लेख लिखा था, रॉक टेम्पल ऑफ अजंता नाम से। 1954 में यूनेस्को पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से लेख छपा था। रेखांकन में लाल रंग का प्रयोग किया गया अजंता की चित्रकला में, ऐसा ग्रिफिथ का कहना है। 9, 10, 19, 26, 30 ये चैत्य है और 9, 10, 16, 17, 12, 19, 21 इन गुफाओं में चित्र शेष बचे हैं। एक गुफा सबसे बाद में चित्रित है इस फर्ग्यूसन के अनुसार, और 9 और 10 गुफा प्राचीन गुहा चित्र हैं प्राप्त होते हैं। 1956 में भारतीय सरकार ने संरक्षण अपने हाथ में ले लिया था अजंता का, और 9 घोड़े के नाल के समान गुफा है 9वीं गुफा। 10वीं गुफा आंध्र सातवाहन काल में निर्मित हुई और 16वीं गुफा में सप्त कुंड दिखाई देता है जो बाघोरा का उद्गम है। वर्णाश्रम राजकुमारी के लिए चित्र ग्रिफिथ ने कहा था इस चित्र के बारे में कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा चित्रकार अच्छा रेखांकन कर सकता है। गोथिक के कलाकार या फिर बाइजेंटाइन के कलाकार इससे अच्छे रंग भर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कुछ ग्रिफिथ ने कहा था। पद्मपाणि जो चित्र प्राप्त हुआ था वो 5x9 और 2x5 की चौड़ाई में था, और इसकी तुलना पद्मपाणि की अंतिम भोज चित्र से की गई है। बाघ गुफाएं जो कि कलियन की गुफाएं भी कहा जाता है इन्हें। डॉक्टर इम्पे ने गुफाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया था बाघ की गुफाओं का। इन चित्र की प्रतिकृतियां ग्वालियर के गुजरी महल में देख सकते हैं, और 9 गुफाएं प्राप्त हुई थी। 200 ईसा पूर्व में इसका निर्माण काल था, और 4 गुफा पद्मासीन बुद्ध नाम जो मूर्ति मिलती है वो 4थी गुफा में मिलती है। बादामी गुफा बीजापुर जिले में, आईहोल के निकल महाराष्ट्र प्रांत में है, और यहाँ से 4 गुफा प्राप्त हुई बादामी की, जिसमें 1 जैन गुफा है और 3 ब्राह्मण गुफा है। जय अहिवासी ने इन गुफाओं की प्रतिकृति की थी। इसके अलावा सित्तनवासल की गुफा है जो कि दुर्बिल द्वारा खोजी गई थी, और सर्वप्रथम TS गुप्ता ने इसे देखा था। यहाँ से जैन चित्र प्राप्त हुए, और 2.25 चश्म चेहरों का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। मध्यकाल की चित्रकला। भित्ति चित्रण से पूर्व बौद्ध व जैन कला का समृद्ध रूप मूर्तियों तथा मंदिरों में मिलता है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। मुगल मूलगंध कुटी या धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो महिपाल ने करवाया था। लक्ष्मण सेन ने जयदेव ग्रंथ लिखा था। जयदेव जो कि था जिन्होंने गीत गोविंद लिखी थी, तो वो लक्ष्मण सेन के समय में थे। पाल चित्रकला जिसे बिहार शैली भी कहा गया है हेलन रूबिसो द्वारा। पाल शैली के 3 केंद्र थे, बंगाल, बिहार और नेपाल। पाल शैली को पनपने में मदद की धीमान व वित्तपाल ने। पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दफ्तिया कहा जाता था या काष्ठ पट्ट कहते थे। चोर पंचासी का विल्हण व चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन मिलता है इसमें। बाल गोपाल स्तुति किसके संग्रहण में है? तो ये भोगीलाल जी के संग्रहण में है। निशित चूर्णी किसके संग्रहण में है? तो ये पाटन ग्रंथ भंडार में है। ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म कहाँ हुआ? तो समरकंद व हिरात में ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म हुआ। फारस की कला तैमूर के संरक्षण में उत्कर्ष मिला इनको। बिहजाद हुसैन बेगरा के दरबारी चित्रकार था।
शहजाद शाहरुख ने हिरात नगर को राजधानी बनाया और वहाँ कला केंद्र विकसित किया। बेहजाद हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। मुगल शैली में भवन लाल व सफ़ेद बने हैं। बाबर कवि व गद्य लेखक था। समरकंद मस्जिद को बाबर ने चीनी चित्रों से सजाया था। शाह मुजफ्फर सादृश्य चित्र बनाने में निपुण था। बाबर अपने साथ शाहनामा की प्रतिलिपि लाए जो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुगल काल को लेकर के। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने इसमें विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास नहीं किया है। इसमें वह इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। विस्तार से आप अन्य वीडियो या बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम बुक्स में डीपली देखने को मिलती है, तो मैं वही फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इसे एक बार या 2-3 बार से सुने और ये फैक्ट आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो आपके लिए कई सारी चीज़ें और भी आसान हो जाएगी और डीपली क्वेश्चन जो बनते हैं उनका समाधान आपका इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। हुमायूं ईरान का शहतमाश एक उच्च कोटि का कलाकार था। जुदाई व सिराजी को लेकर आया। हुमायूं जुदाई ग्राम्य चित्रण और सिराजी पशु पक्षी चित्रण में श्रेष्ठ था। पोथी खाने से पैर फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी और अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। तुझे के जहांगीर में उल्लेख है कि अकबर ने भवन कला तथा चित्रकला को महत्व दिया था। अकबर की तुलना विक्रमादित्य से की जाती है, यह इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें आप। वाक़यात बाबरी जिसमें 19 हिंदू कलाकार व 3 मुस्लिम कलाकार है। आइन अकबरी जिसमें 13 हिंदू कलाकार व 4 मुस्लिम कलाकार है। तो इन कलाकारों को ध्यान रखें। वाक़यात बाबरी में 19 हिंदू कलाकार और 3 मुस्लिम कलाकार। आइन अकबरी में 13 हिंदू कलाकार और 4 मुस्लिम कलाकार। तो इन बातों का, इन फैक्ट का आप ध्यान रखें। अमीर हमजा के 12 खंड थे और मुग़ल काल में मुंशी थे जिनको काजबीन कहा जाता था। अमीर हमजा सिराजी की देखरेख में बना था जिसमें फ़ारसी प्रभाव था, यानी अब्दुल समद सिराजी की देखरेख में बना था जिसमें फ़ारसी प्रभाव था। तैमूरनामा, तैमूर से अकबर तक के वंश का वर्णन मिलता है तैमूरनामा में। तो ये प्रश्न बनता है कि तैमूर से अकबर तक के वंश का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये तैमूरनामा में मिलता है। व्यक्ति चित्र के भ्रमार किस ग्रंथ में है, तो वो बाबरनामा में है। शाहनामा में ईरान के राजा का इतिहास है और दरबारनामा में जामी कवि की कविता का एक भाग है। आगरा, दिल्ली और लाहौर, यहाँ पे अकबर ने चित्रशाला बनवाई थी। तो इन्हें आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जो ये है आदिला। आदिला, आ यानी आगरा, दी यानी दिल्ली, ला यानी लाहौर, यानी आदिला। यहाँ पे अकबर द्वारा चित्रशाला बनवाई गई थी आगरा, दिल्ली और लाहौर में। कला निकेतन की स्थापना की जिसका अध्यक्ष थे अब्दुल समद सिराजी। बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृति का चित्रण किया। अकबर व हुमायूं ने कला सीखी तो वो अब्दुल समद सिराजी से सीखी थी। टकसाल केंद्र के अध्यक्ष थे। टकसाल जो केंद्र था अकबर के द्वारा बनाया हुआ, उसके अध्यक्ष थे सिराजी। दशवंत एक कहार लड़का था और अरायस शैली का सिद्धहस्त कलाकार था, लेकिन दशवंत बाद में पागल हो गया था और यह भयंकर राक्षसी आकृतियाँ बनाने में निपुण था। इसी के अलावा मध्य एशिया का प्रभाव फारूक बेग में देखने को मिलता है और सफ़ी कलम का चित्रकार था फारूक बेग। जहांगीर के समय में मंसूर को पुष्प चित्रों में चित्र बनाने का आदेश दिया था जहांगीर ने, और मनसाराम हिरण पर मकबरा बनाया था जहांगीर ने, जिस पे चित्रण किया था मंसूर ने। मनसाराम नाम से हिरण था उसमें। तो जहांगीर के समय के प्रमुख सम्मान नादिल उल असर, जिसका अर्थ होता है युग शिरोमणि, उस्ताद अल मुसबरीन, जिसका अर्थ है चित्रकार शिरोमणि, और नादिर उल अज़मा यानी वंडर ऑफ द एज, जो कि अबुल हसन को दिया गया था। तो इनको ध्यान रखें। शाहजहाँ द्वारा टॉमस रो ने शाहजहाँ को घड़ी दी थी और छज्जेदार जो पगड़ी थी वो शाहजहाँ के समय में बनती थी और इस शाहजहाँ के समय बने चित्रों के हाशिए चौड़े होते थे। दिल्ली के बाहर बने हाथी औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे और मुगल शैली में एक चश्म चेहरों की भरमार थी। पहली रेखा जो होती है उसे टिपाई कहते हैं और 2-3 बार रंग लगाना उसे रंग मेची कहते हैं।
दक्षिण चित्रशैली के बारे में कुछ फैक्ट है। अहमद वली का मकबरा जो कि ईरानी फूल पत्तों से सजा हुआ था। बिरार जो कि इमाद शाही वंश निवास करता था बिरार के अंदर। बीजापुर में आदिल शाह आदिल शाह था और अहमदनगर में निजाम वंशज था, मतलब इनका। नजुम अल उलूम आदिल शाह के काल में लिखा गया था। ये प्रश्न टीजीटी की पीजीटी के क्वेश्चन में आ चुका है कि नजुम अल उलूम किसके काल में लिखा गया था, तो ये आदिल शाह के काल में लिखा गया था। आसार मारे तो इटालियन कलाकार आदिल शाह द्वारा बुलाए गए थे। तारीफ हुसैन शाही मुर्तजा ने बनवाई थी। रागमाला चित्र बुरहान द्वितीय के समय में बने थे। दक्षिण शैली में गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह था मछलीपट्टनम। हैदराबाद की राजधानी बनाया तो कुली बेग ने हैदराबाद को राजधानी बनाया था। और दक्षिण शैली में मयूर चित्रण अधिक हुआ, इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। राजस्थान चित्रकला में चलते हैं तो इसमें भी कुछ फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वो इस प्रकार से 12वीं शताब्दी में कागज़ का आविष्कार हुआ था और 15वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का इसे काल कहा जाता है। 15वीं शताब्दी को, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा था इस समय में। प्रथम उदाहरण इसका 1451 ईस्वी में बसंत विलास में देखने को मिलता है। और 17 से 18 ईस्वी का समय चित्रकला के स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी इस समय राजस्थान की चित्रकला चरम उत्कर्ष पे थी। 19वीं शताब्दी में निर्जीवता जरूर आने लगी थी इसमें। भारतीय चित्रकला के दो वर्गों में बांटा राय कृष्ण दास ने, जो कि थे राजपूत और मुगल। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रकला को दो वर्गों में बांटा था, राजपूत और मुगल। श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किसके समय में बनी, तो ये तेज सिंह के समय में बनी थी, मेवाड़ की थी ये। इसे सावंग प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी भी कहा जाता है। करण सिंह के समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ था मेवाड़ में, और मेवाड़ शैली को नई दिशा साहिबदीन ने दी थी। ये जो चित्रकार था एक साहिब राम था जो जयपुर से संबंधित था, और साहिबदीन मेवाड़ से। लघु चित्रों की संख्या की दृष्टि से उल्लेखनीय काल था राज सिंह का। बड़े पन्नों पे चित्रण हुआ हमीर सिंह के काल में, बड़े पन्नों पे चित्रण हुआ। मारवाड़ शैली के बारे में बात करें तो इसके कुछ फैक्ट हैं। दशहरा दरबार जो जोधपुर शैली का श्रेष्ठ चित्र है, और श्रृंगारपूर्ण चित्रों में स्वयं को बनाया नायक की भूमिका में, तो वो थे तख्त सिंह मारवाड़ के थे जिन्होंने श्रृंगारपूर्ण चित्रों में स्वयं को नायक के रूप में बनाया था। खंजन पक्षी बहुत ज़्यादा चित्रित हुआ था मारवाड़ में। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे लंबी तलवार की विशेषता थी, और आकाश में सुनहरे छल्लों से बादल बनाए गए थे। किशनगढ़ में कुछ दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपकी नज़र से शायद छूट जाए, तो वो इस प्रकार ये है कि कल्याण राय मंत्री की मूर्ति किसने स्थापित की थी, तो रूप सिंह ने करी थी। और कृपाल सिंह जो कि जिन्होंने मोनालिसा को बैठनी कहा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की कुंजी अजमेर को कहा जाता है, जेम्स टोड ने से कहा था। और खतरगत साधु द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएँ नागौर की प्रसिद्ध है। नागौर की स्थापना सपादलक चौहान ने की थी। नागौर में वृद्धावस्था के चित्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बूंदी शैली में ललित लाम जो कि मतीराम द्वारा चित्रित हैं, मतीराम द्वारा लिखा हुआ है। और रसराज मतीराम द्वारा लिखा हुआ है। हिंडोल रागिनी चित्र भी मिलता है बूंदी शैली में देखने को। तो हिंडोल रागिनी का चित्र किस शैली में देखने को मिलता है, तो यह है बूंदी शैली में। ढूंढाड़ शैली साहिब राम ने आदम का चित्र बनाए थे ढूंढाड़ शैली में। जयपुर शैली भी कहते हैं इसे, जयपुर की शैली है। आमेर के कछुआ राजपूतों की राजधानी कहा जाता है इन्हें। बिहारी कवि मिर्जाराम राजा जयसिंह ने के काल में था। साहिब राम व लाल चितेरा ईश्वर सिंह के समय में था। माधव सिंह ने मणिकुट्टिम को बढ़ावा दिया था। राजकीय खेलों के दृश्यों को चितेरा लाल चितेरा था। सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि नाम से चित्रण करते थे। सवाई जगत सिंह के समय में पुंडरिक जी की हवेली चित्र बने थे। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट 1857 में सवाई राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और मध्यम काटी की नारिया करतिया जयपुर शैली में देखने को मिलती है। एक प्रसिद्ध चित्र है अलवर में शेखावटी क्षेत्र का, तो वो है कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथी के रूप में। तो ये कहाँ का है, तो ये शेखावटी का है, इस बात का ध्यान रखें।
विनय सिंह जो कि अलवर का था, वो कला प्रेमी शासक था। और नत्था सिंह दरवेश प्रसिद्ध जिल्द साज था अलवर शैली का। पहाड़ी कला में A.K. स्वामी ने 2 भागों में से बांटा था, उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। पहाड़ी कला A.K. स्वामी ने 2 भागों में बांटा था, आनंद कुमार स्वामी ने, उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। नहीं, उत्तरी चित्रकला को कांगड़ा कहते हैं और दक्षिणी चित्रकला को डोंगरा कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला के जो कलाकार थे वो सेऊ वंशज के आधार पर बड़ी थी। ये सेऊ वंशज जो कलाकार थे वो कलाकार थे सेऊ के वंशज थे। गोवर्धन घोड़ा नायक सेऊ के पुत्र थे मानक व नैनसुख। संसार चित्र को हातिम भी कहते हैं। कांगड़ा के चित्र में उतनी ही मिठास है जितनी ब्रिटेन की बेलड कविता में। ये बात किसने कही थी? ये लाभ बिनियन ने की थी। बसोली के वंशज पांडवों की संतान मानते हैं खुद को। और कृपाल पाल बसोली कला का संरक्षक था। प्रेम पीड़ित नायिका ये बसोली शैली से प्राप्त हुआ। कुछ फैक्ट मूर्तिकला व स्थापत्य कला को लेकर के। राजस्थान के चारों ओर बनी वॉल को साइक्लोपियन वॉल कहते हैं। मौर्य काल की जो ईंट है इसका आकार 16 × 10 × 3 था। रामपुरा का स्तंभ वृषभ शीर्ष चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ का सिंह शीर्ष है। तोपादरा का फिरोजशाह कोटला में स्थित है। तो रंबी में अश्व का मिला जो कि लुम्बिनी में है। और संकिसा में गज स्तंभ है। तो ये स्तंभ है, तो इनको आप ध्यान रखें। जैसे वृषभ, रामपुरवा, सिंह, लोरिया नंदगढ़, और लुम्बिनी में अश्व और संकिसा में गज। सारनाथ सिंह स्तंभ में 32 आरों का चक्र मिलता है। तो आप आरों को लेके कंफ्यूज ना हो। तो आरे जो हमें तिरंगे में देखने को मिलते थे उसमें 24 आरे थे चक्र के अंदर, और जबकि सारनाथ का जो चक्र है उसमें 32 आरे हैं। तो इससे कंफ्यूज ना हो, इससे दोनों फैक्ट को देख करके। कल्पवृक्ष स्तंभ शीर्ष भारतीय कला संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। ये सातवाहन राजाओं के समय तोरण द्वार अलंकृत किया गया था। और कुभांड दानव नाट्य व कोटि आकृति वाले थे। कुभांड ये जो ऐसे दानव जो नाट्य व कोटि आकृति वाले होते थे उन्हें कुभांड कहा जाता था। महास्तूप की कला जिसे वनस्पति शैली भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह वीडियो कोई विस्तार पूर्वक वीडियो नहीं है। यह वह वीडियो है जो आपको अच्छी खासी थोड़ी बहुत जानकारी आपको उपलब्ध करा देगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार हमारी आंखों से किताब को पढ़ने के दौरान चूक जाते हैं, तो ऐसे कुछ ये फैक्ट हैं। तो इसमें विस्तार पूर्वक बताने की मैंने कोशिश नहीं की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो RPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम या फिर नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप इन्हें एक बार देखें। इसके अलावा आप अध्ययन अपने तरीके से करते रहें, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा नॉलेज में आपके लिए बहुत काम आएगी चित्रकला के जो ये नोट्स हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक था। अमरावती स्तूप की खोज मैकेंजी ने की थी। और अमरावती में बुद्ध मानव प्रतिमा का अंकन आरंभ हुआ। चिवर सिलवट के अंकन की रीति गांधार शैली से ली गई है। ये प्रश्न बन सकता है कि चिवर सिलवट यानी जो बुद्ध भगवान के जो कपड़े होते हैं उनमें जो सिलवट होती है, तो इसकी जो रीति है वो कहाँ से ली गई है? तो ये गांधार शैली से ली गई है। अमरावती स्तूप संगमरमर का बना हुआ है। कुषाण काल में गुप्त काल तक की सभी मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी हुई थी। यानी कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक की सभी मूर्तियाँ बलुए पत्थर से बनी हुई थी, लाल बलुए पत्थर से। अवलोकितेश्वर कश्यप बुद्ध, यह मथुरा कला की देन है। ये दोनों मूर्तियाँ या इस तरह की मूर्तियाँ मथुरा कला की देन है। मथुरा से ज्ञात अयागपट्ट ये शुंग कुषाण की देन है। गांधार को उद्यान भी कहा जाता है। गांधार कला की तकनीक हेलेनिक है। गांधार कलाकारों ने अपोलो की तरह बुद्ध को बनाया है। खजुराहो की खोज फ्रैंकलिन ने की थी। खजुराहो शैव, शांत, वैष्णव व जैन थे। ब्रह्मा मंदिर पिरामिड शैली में बना है। बारडोली के मंदिर जेम्स टॉड ने प्रकाश में लाया था। बारडोली के मंदिर को, ये 9 मंदिर है। रणकपुर मंदिर में 1444 स्तंभ है। त्रिलोक का दीपक भी इसे कहा जाता है रणकपुर मंदिर को। मदुरई दक्षिण भारत का एथेंस मदुरई को कहा जाता है। मीनाक्षी का मंदिर है मदुरई, जिसे दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है। एलोरा वेरूल के नाम से जानी जाती है। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बुद्ध धर्म से संबंधित है, 17 हिंदू धर्म से संबंधित है और 5 जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि
1 से 12 जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो गुफा संख्या 1 से 12 बुद्ध से, और 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। 32वीं गुफा इंद्र सभा की है, 14वीं गुफा रावण की खाई है, और 30वीं गुफा छोटा कैलाश है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बहुत ही छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए, जो कि ऑडियो के रूप में थे। इसे मैंने विजुअल सामग्री इसमें प्रयोग नहीं की, और इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसे आपको 3 से 4 बार सुनना है। इसके बाद ये आपके मस्तिष्क में आराम से सेटल हो जाएंगे, और यह किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी नहीं है। ये वह फैक्ट है जो कई बार हम पुस्तकों के अध्ययन के दौरान या फिर अध्ययन के दौरान हमारे आंखों से छूट जाते हैं, या फिर हम इसे गौर नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ फैक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो में जो भी फैक्ट है वो बुक के डीपली और इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे फैक्ट को मैंने प्रेजेंट किया। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ख़ास करके यह चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार किया था, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरपीसी कॉलेज लेक्चरर, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो यूपी से कहीं से भी हो। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में इतने बेसिक, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एग्जामों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये विशेष करके इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए आप इसे देखें और 2 से 3 बार इसे अध्ययन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।